गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 11th। आज हम जो है आपका पद्य भाग से चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। आपकी बुक जो है उससे उसके लेखक हैं, उसके कवि हैं दुष्यंत, और पाठ का नाम है गज़ल। ये कोई एक पोयम या ऐसा कुछ नहीं है। गज़ल जो कि एक उर्दू शब्द है, एक काव्य की भाषा का, जो जिसमें हम मतलब हिंदी में जैसे पोएट्री सेक्शन बोलते हैं, तो वहाँ पर क्या है, उर्दू भाषा में गज़ल बोला जाता है, शेर व शायरी वगैरह। तो इसके जो कवि हैं वो है दुष्यंत कुमार, और दुष्यंत कुमार के बारे में हम पहले जान लेते हैं। दुष्यंत कुमार का जन्म उत्तर प्रदेश के राजपुर नवादा गांव में 1933 में हुआ। इनके बचपन का नाम दुष्यंत नारायण था। प्रयाग विश्वविद्यालय से इन्होंने एमए किया तथा यहीं से इनका साहित्यिक जीवन आरंभ हुआ। वे वहां की साहित्यिक संस्था परिमल, यानी कि जो संस्था है उसका नाम है परिमल, की गोष्ठियों में सक्रिय रूप से भाग लेते रहे और नए पत्ते जैसे महत्वपूर्ण पत्र के साथ भी जुड़े रहे। उन्होंने आकाशवाणी और मध्य प्रदेश के राजभाषा विभाग में काम किया। अल्पायु में इनका निधन 1975 ईस्वी में हो गया। इनकी प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित हैं, जैसे गीति नाट्य है, वो है एक कंठ विश्व पाई, और फिर इनके काव्य हैं सूर्य का स्वागत, आवाजों के घेरे, साये में धूप, जलते हुए वन का वसंत। उपन्यास है छोटे छोटे सवाल, आंगन में एक वृक्ष, दोहरी जिंदगी। इनकी गजलों में तत्सम शब्दों के साथ साथ उर्दू के शब्दों का भी काफी प्रयोग किया गया है। एक कंठ विश्व पाई शीर्षक गीति नाट्य साहित्य की एक महत्वपूर्ण व बहुप्रशंसित कृति है। कविता का सारांश कुछ इस प्रकार से है। साये में धूप, गजल संग्रह से यह गजल जो है ली गई है। गजल का कोई शीर्षक न देकर केवल गजल कह दिया गया है। लेखक ने यहाँ पर, कवि ने इसे कोई शीर्षक न देकर केवल गजल ही कह दिया है। गजल एक ऐसी विधा है जिसमें सभी शेर स्वयं में पूर्ण तथा स्वतंत्र होते हैं। उन्हें किसी क्रम व्यवस्था के तहत पढ़े जाने की दरकार नहीं रहती, यानी कि सब अपने आप में पूर्ण होती हैं। पंक्तियां जो भी शेर हैं इनके, और स्वतंत्र होते हैं। इस गजल के पहले शेर की दोनों पंक्तियों का तुक मिलता है, यानी कि पहली दो पंक्ति में तुक मिलता है। तुक मिलने से मतलब है कि अगर उसका अंत ई से हो रहा है तो दूसरी पंक्ति का अंत भी ई से होगा। आ से हो रहा है पहली पंक्ति का अंत, तो दूसरी का भी आ से हो रहा होगा। तो यहाँ पर क्या, ये तुक मिलते हैं। इस गजल में जो राजनीति और समाज में जो कुछ चल रहा है उसे खारिज करने और विकल्प की तलाश को मान्यता देने का भाव प्रमुख बिंदु है। कवि राजनीतिज्ञों के झूठे वायदों पर व्यंग्य करता है कि वे हर घर में चिराग उपलब्ध कराने का वायदा करते हैं। हर घर में चिराग उपलब्ध कराने का मतलब है हर घर में सारी सुविधाएं देना, परंतु यहाँ तो पूरे शहर में एक भी चिराग नहीं है, और यहाँ तो क्या पूरा शहर ही सुविधाओं से नदारद है, यानी कि वहां किसी प्रकार की कोई सुविधाएं नहीं है। कवि आवाज के असर को देखने के लिए बेचैन है। शासक शायर की आवाज को दबाने की कोशिश करता है, यानी कि जो शासन करते हैं वो शायर यानी कि जो कवि है उनकी आवाज को दबाने की कोशिश करता है, क्योंकि वह उसकी सत्ता को चुनौती देता है। शायर क्या है, शासक की सत्ता को चुनौती दे रहा है। कवि किसी दूसरे के आश्रय में रहने के स्थान पर अपने घर में ही जीना चाहता है। कवि जो है चाहता है कि वह किसी और के यहाँ आश्रय नहीं लेकर स्वयं के घर में ही रहे। गजल, इसका फर्स्ट स्ट्रेंजर है। कहाँ तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए, कहाँ चिराग मयस्सर। मयस्सर का मतलब है उपलब्ध, चिराग से मतलब है यहाँ सुविधाएं। नहीं शहर के लिए यहाँ दरख्तों मतलब पेड़ों के साये में धूप लगती है। यहाँ पर दरख्तों से मतलब है, दरख्तों का वैसे मतलब होता है पेड़, लेकिन यहाँ दरख्तों से मतलब है कि सुविधाएं मिलना। चलो यहाँ से चलें और उम्र भर के लिए। इसमें जो है, जो राजनीतिज्ञ लोग हैं, जो शासन करते हैं, वो जो है लोगों को उम्मीदें दिलाते हैं बड़ी बड़ी, ताकि उनका शांति से जो है राजकाज चल सके। लेकिन कवि जो है उनके खिलाफ आवाज उठाता है और वो कवि की आवाज को दबाने की कोशिश
करते हैं। तो यही सब जो है इसमें बताया गया है। कवि कहता है कि नेताओं ने घोषणा की थी कि देश के हर घर को चिराग, चिराग से मतलब है सुख सुविधाएं, अर्थात सुख सुविधाएं उपलब्ध करवाएंगे। लेकिन स्थिति आज यह है कि शहरों में चिराग, मतलब शहरों चिराग सुविधाएं उपलब्ध नहीं है, यानी कि वहां पर किसी तरह की कोई सुविधाएं नहीं है। नेताओं की घोषणा केवल कागजी है, यानी कि केवल कागजों पर ही वो लिखी रह जाती हैं। इस दूसरे शेर में कवि कहता है कि देश में अनेक ऐसी संस्थाएं हैं जो नागरिकों के कल्याण के लिए काम करती हैं। कवि उन्हें दरख्त की संज्ञा देता है, यानी कि कवि उन्हें वृक्षों की संज्ञा देता है। इन दरख्तों के नीचे छाया मिलने की बजाय धूप ही मिलती है। अर्थात जो संस्थाएं लोगों की सुरक्षा के लिए बनी हुई है, लोगों के लिए काम करने के लिए बनी हुई है, लोक कल्याण के लिए बनी हुई है, वहां पर क्या होता है, यही संस्थाएं आम आदमी का शोषण करती हैं। चारों तरफ भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार फैला हुआ है। कवि इन सभी व्यवस्थाओं से दूर रहकर अपना जीवन बिताना चाहता है। सेकंड नंबर का है, न हो कमीज तो पेट से पांव ढक लेंगे, ये लोग कितने मुनासिब हैं इस सफर के लिए, खुदा न सही आम आदमी का ख्वाब सही, कोई हसीन नजारा तो है नजर के लिए। इसमें कवि जो है कह रहा है कि आम आदमी के विषय में बताते हुए कह रहा है कि ये लोग गरीबी और शोषित जीवन जीने के लिए मजबूर हैं। यदि इनके पास कमीज ना हो तो पेट से पांव ढक लेंगे, यानी कि इनके पास पहनने के लिए कपड़े ना भी हो तो ये पैरों को मोड़कर अपने पेट से ढक लेंगे, क्योंकि उनमें जो है विरोध करने का भाव अब जो है समाप्त हो चुका है। वो किसी के प्रति कोई विरोध नहीं जताना चाहते हैं। ऐसे लोग ही शासकों के लिए उपयुक्त हैं और ऐसे लोग क्या होते हैं, शासन करने वालों के लिए सही हो जाते हैं, क्योंकि इनके कारण ही उनका राज जो है शांति से चलता है। ना तो ये लोग विरोध करेंगे और न ही शासन भंग होगा। दूसरे शेर में कवि कहता है कि संसार में भगवान नहीं है तो कोई बात नहीं, यानी कि संसार में भगवान नहीं है तो कोई बात नहीं, आम आदमी का वह सपना तो है, यानी कि आम आदमी जो है उसे सपने में तो देख सकता है, भगवान को कल्पना तो कर ही सकता है। कहने का मतलब यह है कि ईश्वर मानव की कल्पना तो है, कि मानव जो है ईश्वर की कल्पना तो कर सकता है मनुष्य। इस कल्पना के जरिए ही उसे आकर्षक दृश्य देखने के लिए मिल जाते हैं, इस तरह उसका जीवन कट जाता है, यानी कि वो अपनी कल्पना में कुछ भी अच्छा देख सकता है, इसी तरह से उसका जीवन जो है कट जाता है। तीसरा और आखिरी पैराग्राफ है इसका, लास्ट स्ट्रेंजर। वे मुतमईन की पत्थर पिघल नहीं सकता, मैं बेकरार हूं आवाज में असर के लिए, तेरा निजाम है सिल दे जुबान शायर की, ये एतिहाद जरूरी है इस बहर के लिए, जिए तो अपने बगीचे में गुलमोहर के तले, मरे तो गैर की गलियों में गुलमोहर के लिए। इसमें जो है कवि मुतमईन का मतलब होता है आश्वस्त होना। तो कवि जो है इसमें बता रहा है कि पहले शेर में कवि ने आम व्यक्ति के विश्वास की बात बताते हुए कहा है कि आम व्यक्ति को विश्वास है कि भ्रष्ट व्यक्तियों के दिल जो है पत्थर के होते हैं, उनमें संवेदना नहीं होती। कवि को इसके विपरीत इंतजार है कि इन आम आदमियों के स्वर में असर हो, अर्थात क्रांति की चिंगारी इनके स्वरों से निकले, इनकी आवाज बुलंद हो तथा आम आदमी संगठित होकर विरोध करे तो भ्रष्ट व्यक्ति समाप्त हो सकते हैं, इस समाज से जो है भ्रष्टाचार दूर हो सकता है। दूसरे शेर में कवि ने शायरों और शासकों के संबंध में बताते हुए कहा है कि शायर जो है सत्ता के खिलाफ लोगों को जागरूक करता है, यानी कि अपनी कविता और गजल, छंदों और पंक्तियों के माध्यम से जो है वह आम जनता में जागरूकता लाना चाहता है। इससे जो है सत्ता को क्रांति का खतरा रहता है, इससे जो है शासक जो है शासन करने वाला उसे इससे खतरा रहता है। वे स्वयं को बचाने के लिए शायरों की जबान बंद करना अर्थात कविताओं पर प्रतिबंध लगा सकते हैं। जैसे गजल के छंद के लिए बंधन की सावधानी जरूरी है, उसी तरह शासकों को भी अपनी सत्ता कायम रखने के लिए विरोध को दबाना जरूरी है। तो इसमें जो है कवि ने जब राजनीति का माहौल होता है तो राजनीतिज्ञ बड़े बड़े अपनी सत्ता को कायम रखने के लिए जो है गरीब जनता से बड़े बड़े वादे करते हैं कि हम हर घर में सुख सुविधाएं देंगे। मतलब चिरागों से मतलब यहाँ पर यही है कि हर
घर में हम सुख सुविधा देंगे, दरख्तों में यानी कि जो समाज कल्याण की जो संस्थाएं बनी हुई हैं वहां पर भी जो है उनका शोषण किया जाता है आम जनता का। उन्हें वो सुविधाएं जो मिलनी चाहिए वो सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं। और जो कवि जो है अपनी कविताओं के माध्यम से जो है आम जनता के स्वर में चिंगारी का स्वर लाना चाहता है, यानी कि विरोध करे तो जो है इस संसार, इस समाज से जो है भ्रष्टाचार पूर्ण रूप से समाप्त हो सकता है। लेकिन शासकों को भी जो है अपनी सत्ता कायम रखने के लिए विरोध को दबाना जरूरी है। तो वो क्या कर सकते हैं, कविताओं पर प्रतिबंध लगा सकते हैं। जो कवि ने जो है इस माध्यम से जो है राजनीतिक के मामलों को किस तरह से जो है राजनीतिक मामलों के कारण आम जनता का किस तरह से शोषण किया जाता है, ये सब जो है इस कविता के माध्यम से बताया गया है। धन्यवाद।